मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन इसी मुंबई के महीम इलाके में एक ऐसी जगह है जहां रात 12 के बाद हवा भी रुक रुक कर चलती है। जहां लोग कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें नाम लेकर पुकारा तो पलट कर मत देखना। इस कहानी का नाम है डिसूजा चौल, हॉन्टेड महीम। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जो आज भी वहां फंसे हुए हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। महीम स्टेशन से थोड़ी दूरी पर पुरानी इमारतों के बीच दबी हुई है डिसूजा चौल। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, बच्चों की आवाजें, कपड़े सुखाती औरतें, चाय की दुकान। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं, पूरी चौल में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। ना कुत्ते भौंकते हैं, ना कोई जोर से बोलता है। आरव, एक न्यूज़ चैनल का फ्रीलांस रिपोर्टर। उसे पुराने डरावने केस कवर करने का शौक था। जब उसे पता चला कि डिसूजा चौल को मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है, तो उसने तय कर लिया कि यहाँ की सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। रात 9:45 पर वो कैमरा और माइक लेकर चौल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही आरव ने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। कांपती आवाज में बोली, बेटा, कैमरा बंद कर दे, यहां जो दिखता है वो सब नहीं होता। आरव मुस्कुराया, मां, बस थोड़ा शूट करके चला जाऊंगा। बुढ़िया की आंखें फैल गईं। अगर सीढ़ियों से रोने की आवाज आए तो ऊपर मत जाना, और अगर कोई औरत बिना पैरों के दिखे तो भगवान का नाम लेना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। आरव चौल के अंदर शूट कर रहा था, तभी उसका कैमरा अपने आप ब्लर होने लगा। अचानक ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज। आरव ने ऊपर देखा, सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन माइक्रोफोन में एक साफ आवाज रिकॉर्ड हो चुकी थी, आरव, वापस चले जाओ। आरव का खून जम गया, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। रात के ठीक 12:33 AM चौल की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी, और तभी सीढ़ियों पर एक औरत दिखाई दी। सफेद नाइटी, उलझे बाल, और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा, खाली आंखें, खून से सने होंठ। वो बोली, तू भी यहां रहने आया है? आरव चीख भी नहीं पाया, कैमरा जमीन पर गिर गया। पिछले भाग में तुमने सुना, आरव जो सच दिखाने आया था खुद उसी अंधेरे में गुम हो गया। अब सवाल ये नहीं कि डिसूजा चौल हॉन्टेड है या नहीं, सवाल ये है यहां किसका बदला भी बाकी है। साल 1970 महीम में मजदूरों के लिए बनी थी ये चौल। मालिक था एंथनी डिसूजा, दिखने में शरीफ लेकिन असलियत में पत्थर दिल इंसान। चौल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, रूम नंबर 33। यहीं से शुरू हुआ सब कुछ। मारिया फर्नांडिस, 23 साल की गोवन लड़की, एंथनी के घर में काम करती थी। शांत, सीधी, हर वक्त गले में एक छोटा सा क्रॉस। रात में लोग अक्सर सुनते तीसरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। एक रात पूरी चौल नींद में थी। अचानक जोर की चीख जो पूरे महीम ने सुनी। रूम नंबर 33 से खून रिस रिस कर सीढ़ियों तक आ गया। सुबह पुलिस आई। कमरे में मिला मारिया का शव, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली, जैसे कुछ कहना चाहती हों। एंथनी बोला, ये पागल हो गई थी, खुद गिर गई। सबूत नहीं थे, केस बंद। मारिया का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। उसकी लाश बिना रस्मों के नगर निगम ले गई। उसी रात से रूम नंबर 33 की लाइट खुद जलने लगी। सीढ़ियों पर खून जैसे निशान, औरतों को कोई रात में बाल खींचकर जगाता, बच्चों को एक औरत दिखती जिसके पैर नहीं थे। 7 दिन बाद एंथनी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा मिला। गर्दन 180 डिग्री घुमी हुई, आंखें फटी हुईं। दीवार पर खून से लिखा था, जस्टिस। पुलिस ने केस दर्ज किया, नेचुरल डेथ, लेकिन चौल वालों को पता था मारिया लौट चुकी थी। आरव के कैमरे की रिकवर की गई फुटेज में एक और आवाज मिली। औरत फुसफुसा रही थी, रूम 33। उसने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए वो नहीं गया। और फिर आरव की आवाज, अगर मैं बाहर न निकल पाया तो समझ जाना ये बुरी आत्मा नहीं है, ये इंसाफ मांग रही है। आज भी रूम 33 बंद है, लेकिन रात 12:33 AM वहां कुर्सी खिसकने की आवाज आती है और एक औरत की फुसफुसाहट।
अब अगला कौन? आरव गायब हो चुका है। 1970 की मारिया इंसाफ मांग रही है और आज भी 12:33 AM रूम नंबर 33 अपने आप खुलता है। आरव के गायब होने के बाद महीम पुलिस ने डिसूजा चौल को सील कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, हर सुबह रूम नंबर 33 की सील टूटी हुई मिलती। कोई ताला नहीं टूटा, बस जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। कांस्टेबल पाटिल ड्यूटी पर तैनात था। रात 12:20 AM उसने सुना सीढ़ियों से किसी औरत की हंसी। 12:33 AM रूम नंबर 33 का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद मत करना, मैं अंधेरे से डरती हूं। पाटिल का शरीर सुन्न हो गया। पाटिल ने टॉर्च जलाकर कमरे के अंदर झांका। कमरा वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। अंदर दीवारें गीली थीं, जैसे अभी अभी खून से धोई गई हों। छत से पानी नहीं, खून की बूंदें टपक रही थीं, और बीच में वही लकड़ी की कुर्सी। अचानक टॉर्च बंद। अंधेरे में एक ठंडी सांस पाटिल की गर्दन पर। औरत की आवाज, क्या तुमने भी मेरा नाम सुना है? धीरे से पाटिल के कान में फुसफुसाहट, मारिया। जैसे ही नाम लिया गया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवार पर उभरा एक पुराना सीन। मारिया को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया गया। एंथनी की आवाज, चुप रह, कोई नहीं आएगा। और फिर कुर्सी गिरने की आवाज। पाटिल जोर से चिल्लाया। पाटिल कमरे से बाहर भागा। बाकी पुलिस वालों ने देखा वो जिंदा था, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो बस एक ही बात बोल रहा था, उसने मेरा नाम लिया इसलिए वो मुझे छोड़ गई। आज भी मोबाइल वहां काम नहीं करते। रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती है। औरतें कहती हैं कोई रात में बाल सहलाता है। और एक बात सब जानते हैं, अगर तुमने उस कमरे में मारिया का नाम ले लिया तो या तो वो तुम्हें छोड़ देगी या हमेशा के लिए रोक लेगी। रूम नंबर 33 अब सिर्फ कमरा नहीं, एक इंतजार है, क्योंकि मारिया को अब भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। रूम नंबर 33 अब खुल चुका है। मारिया का नाम लिया जा चुका है और जिसने सच देखा वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। साल 1998। एक एनजीओ वर्कर अनीता राव चौल में रहने वाली औरतों पर रिसर्च कर रही थी। उसे बताया गया, रात में कोई औरत हमारी चोटी खोल देता है। अनीता ने इसे मास हेलुसिनेशन कहा। उसने तय किया रूम नंबर 33 में रात बिताएगी। अनीता ने एक छोटा कैमरा लगाया। 12:31 AM, सब सामान्य। 12:33 AM, कैमरा अपने आप घूम गया। स्क्रीन पर दिखा, एक औरत उल्टे लटकते हुए दीवार से निकल रही थी और कैमरे में आवाज, मेरा नाम किसी ने नहीं लिया। सुबह दरवाजा खुला गया। अनीता जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह खुला, जैसे आखिरी सांस में कुछ कहना चाहती हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट फेलियर, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। रमेश, बीएमसी का इलेक्ट्रीशियन। रूम नंबर 33 की लाइट बार बार जल रही थी। 12:20 AM वो अंदर गया। 12:33 AM, पूरा चौल ब्लैकआउट। जब लाइट आई, रमेश सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें नहीं थीं और दीवार पर लिखा था, देखा तो सच, बोला तो मौत। मोबाइल टावर डेटा से एक आखिरी लोकेशन मिली, रूम नंबर 33। लेकिन जीपीएस ने दिखाया, लोकेशन एग्जिस्ट्स इन पास्ट, जैसे वो कमरा अब इस समय में था ही नहीं। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए। एक सच सामने आया, मारिया गर्भवती थी और उसका बच्चा कभी पैदा ही नहीं होने दिया गया। उसकी आत्मा अब बदला नहीं, गवाही चाहती है। आज भी अगर कोई वहां जाता है, एक औरत पूछती है, क्या तुम मेरा नाम लोगे? अगर चुप रहे, वो तुम्हें देखती रहती है। अगर नाम लिया, वो तुम्हें सच दिखा देती है, और सच ज्यादा देर देखा नहीं जाता। डिसूजा चौल अब हॉन्टेड जगह नहीं, ये एक अधूरी अदालत है, जहां जज खुद मरी हुई है। रूम नंबर 33 ने सच दिखाया। मरिया बदला नहीं, गवाही चाहती है, और आरव अब भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। मुंबई पुलिस को एक अननोन ईमेल मिला।
सब्जेक्ट लाइन 12:33 AM लास्ट फुटेज। अटैच्ड था एक वीडियो फाइल। फाइल खुलते ही पहले 5 सेकंड सिर्फ सांसों की आवाज, फिर आरव की आवाज। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो मैं अब भी डिसूजा चौल में हूं। वीडियो में आरव की शक्ल बदली हुई थी, आंखों के नीचे काले साए, आवाज टूटी हुई। पीछे दीवार पर लिखा था रूम 33 इज इक्वल टू वूम्ब। आरव बोलता है, ये कमरा कब्र नहीं है, ये उस बच्चे का इंतजार है जिसे पैदा नहीं होने दिया गया। कैमरा अपने आप पीछे घूमता है। वहां खड़ी थी मरिया, लेकिन इस बार डरावनी नहीं, उदास। उसकी गोद में एक अदृश्य बच्चा। वो बोलती है, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मुझे बस कोई चाहिए जो मेरा सच बाहर ले जाए। आरव कांपते हुए, और अगर मैं मना कर दूं तो? मरिया की आंखों से खून बहने लगता है, तो तुम भी यहीं के हो जाओगे। वीडियो में घड़ी टिक करती है, 12:32, 12:33। मरिया आरव से कहती है, अगर बाहर जाना है तो ये वीडियो अपलोड करो और कभी पीछे मत देखना। अचानक जोर की चीख, वीडियो कट। वीडियो वाकई अपलोड हुआ, लेकिन चैनल का नाम था रूम नंबर 33। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लाइन, जो सच देखेगा वो चैन से नहीं सोएगा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में सीढ़ियों पर आरव खड़ा है, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। डिसूजा चौल आज भी बसी हुई है। रूम नंबर 33 अब भी बंद है। लेकिन अगर तुम रात 12:33 AM महिम की उस गली में खड़े हो, तो कोई फुसफुसाता है, क्या तुम मेरा नाम लोगे? और मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप एक नोटिफिकेशन आता है, रूम नंबर 33 लाइव। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रूम नंबर 33 अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर कभी कोई औरत नाम लेकर पुकारे, पीछे मत देखना, क्योंकि हर गवाही किसी और की बारी बन जाती है।